हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो प्यारे दोस्तों, आज के सेशन में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के सवाल जो कि पूछे गए थे यूजीसी नेट जून 2023 मैनेजमेंट एग्जामिनेशन के अंदर। आइए फटाफट से आज के इस डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। एंड माय डियर फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले ब्रीफली आपको एवर स्टडी कोर्सेज की भी जानकारी दे देता हूं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट कॉमर्स या फिर मैनेजमेंट की, तो एवर स्टडी क्लासेस के पास आपके लिए कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज है जिसमें आपको वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट्स, एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज सब कुछ मिल जाता है। आप कंप्लीट कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। और केवल आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, जिसमें आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ सारे सवाल यूनिट वाइज सॉर्टेड मिल जाते हैं। तो आइए फटाफट से बढ़ते हैं अपने सवालों की तरफ। चलिए, तो सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टैंडर्ड कैटेगराइजेशन ऑफ द स्ट्रेस। तो यहाँ पे एक्यूट स्ट्रेस, इंपोर्टेड स्ट्रेस, क्रॉनिक स्ट्रेस और यू स्ट्रेस। तो अगर हम स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात करते हैं तो हमारे पास अलग अलग तरीके का स्ट्रेस हमें देखने को मिलता है। हमारे पास हो सकता है एक्यूट स्ट्रेस हो, एक्यूट स्ट्रेस आपका शॉर्ट टर्म स्ट्रेस होता है। और हो सकता है हमारे पास क्रॉनिक स्ट्रेस हो, यह आपका लंबे समय तक चलता है। अगर हम यू स्ट्रेस की बात करें तो यू स्ट्रेस आपका पॉजिटिव फॉर्म ऑफ स्ट्रेस है। और अगर हम डिस्ट्रेस की बात करते हैं जो कि ऑपोजिट है, तो ये आपका एक डिस्ट्रक्टिव फॉर्म ऑफ स्ट्रेस यहाँ पे माना जाता है। तो प्यारे दोस्तों, हमारे पास यहाँ पे एक्यूट स्ट्रेस, क्रॉनिक स्ट्रेस ये देखने को मिलते हैं। यू स्ट्रेस देखने को मिलता है, इसके साथ में एक डिस्ट्रेस भी देखने को मिलता है जो कि इसका ऑपोजिट है। यू स्ट्रेस आपका अच्छा वाला स्ट्रेस होता है, अगर इतना स्ट्रेस है आपको तो आप अच्छा काम करेंगे, परफॉर्मेंस अच्छी आएगी। बट अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेस बढ़ जाता है तो इट टर्न्स टू डिस्ट्रेस, जिससे आप एग्जॉस्टेड हो जाएंगे, बर्नआउट हो जाएगा। इंपोर्टेड स्ट्रेस वाली टर्मिनोलॉजी देखने को नहीं मिलती है, तो इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 का ही बनेगा। चलिए, अगला सवाल है हॉफस्टेड्स डायमेंशंस ऑफ कल्चर वर बेस्ड ऑन अ स्टडी कंडक्टेड एट। कहां पे स्टडी किया था हॉफस्टेड ने? तो प्रोफेसर गर्ट हॉफस्टेड, उन्होंने एक कल्चरल डायमेंशंस मॉडल हमें प्रेजेंट किया है और उन्होंने अलग अलग कल्चरल डायमेंशंस हमें बताई हैं। उन्होंने बेसिकली हमें 6 कैटेगरीज बताई हैं जो कि आपके कल्चर को डिफाइन करती हैं। और ये जो उन्होंने बनाई है, दिस वाज बेस्ड ऑन द स्टडी व्हिच वाज कंडक्टेड एट आईबीएम। आईबीएम के अंदर जो लोग काम कर रहे थे 50 से ज्यादा कंट्रीज में, उनको उन्होंने स्टडी किया और उसके बेसिस पे यहाँ पे उन्होंने अपनी जो डायमेंशंस हैं वो प्रोवाइड करी थी, प्रेजेंट करी थी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे प्यारे दोस्तों आपका जो बनने वाला है, दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 2, आईबीएम। चलिए, तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे मैच द फॉलोइंग का सवाल है। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 आपको यहाँ पे दे रखी हैं। लिस्ट 1 में आपका ओबी का एम्फेसिस है और लिस्ट 2 में है आपके रिलेटेड डिसिप्लिन्स। यहाँ पे हमें मैक्रो अप्लाइड, माइक्रो अप्लाइड, मैक्रो थ्योरेटिकल, माइक्रो थ्योरेटिकल देखने को मिल रहा है। और डिसिप्लिन्स में हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट, बिहेवियर, एचआरएम और ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो अगर अभी यहाँ पे हमें इनकी मैचिंग करनी है तो उसके लिए प्यारे दोस्तों एक मैट्रिक्स है जो फ्रेड लुथेंस की ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की किताब में आपको देखने को मिलता है। एक बहुत ही पॉपुलर किताब है, इंटरनेशनल लेवल की किताब है। और उसमें एक ऐसा मैट्रिक्स बनाया जाता है जो भी हम बनाने की कोशिश करते हैं। तो एक ऐसा उन्होंने यहाँ पे मैट्रिक्स बना रखा है। और इस मैट्रिक्स के जो यहाँ पे डायमेंशंस है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे इन्होंने नीचे रखा है आपके माइक्रो को, माइक्रो लेवल पे आप बात कर रहे हैं, स्पेसिफिक बात कर रहे हैं। मैक्रो, ओवरऑल आप बात कर रहे हैं। और यहाँ पे रखा है अप्लाइड और थ्योरेटिकल को। थ्योरेटिकल मतलब थ्योरेटिकल चीजें हैं, प्रिंसिपल्स हैं कुछ। और अप्लाइड मतलब आप उन्हें प्रैक्टिकल तरीके से अप्लाई कर रहे हैं। और अभी हम बात करते हैं कि कैसे कैसे इन्होंने डिसिप्लिन को यहाँ पे डाला हुआ है। और यहाँ पे हमारे पास अगर हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी की, तो उसे इन्होंने यहाँ पे डाला है। इन्होंने कहा कि ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी थ्योरेटिकल नेचर का है। ओवरऑल हम जनरल बातें करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, उनकी थ्योरी के बारे में। तो ये आपका ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी मैक्रो थ्योरेटिकल में आता है। उन्होंने कहा कि थ्योरी को जब हम अप्लाई करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट के लिए, तो इसीलिए हमारा जो ओडी है वो यहाँ पे आ जाता है। तो डेवलपमेंट वाला जो पार्ट है ऑर्गेनाइजेशन का वो थोड़ा सा अप्लाइड नेचर का हो जाता है। इसके बाद उन्होंने डाला एचआरएम को और ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को। उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को यहाँ पे डाला। उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को डाला कि हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के लोगों का बिहेवियर जानने की कोशिश कर रहे हैं, उसके पीछे जो क्या थ्योरेटिकल साइंस है उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो थोड़ा सा माइक्रो लेवल का थ्योरेटिकल सा कंसेप्ट हो जाता है। और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को इन्होंने यहाँ पे डाला कि ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो जाता है, ह्यूमन रिसोर्स के साथ आपको यहाँ पे डील करना है, तो दैट इज गोइंग टू बी अप्लाइड और मोर प्रैक्टिकल। तो इस तरीके से इन्होंने एक मैट्रिक्स हमें बना कर दी है।
और ये मैट्रिक्स से ही यहाँ पे आपको सवाल पूछा जा रहा है। आपकी जो मैचिंग यहाँ पे बन रही है, आप देख सकते हैं कैसे बन रही है। दिस इज एज पर ऑप्शन नंबर 2। आपका जो मैक्रो अप्लाइड है, आप देख सकते हैं वो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट के साथ मैच हो रहा है। माइक्रो जो आपका अप्लाइड है, वो आपका जो मैच हो रहा है एचआरएम के साथ मैच हो रहा है। मैक्रो थ्योरेटिकल आपका ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी के साथ मैच हो रहा है। और माइक्रो थ्योरेटिकल जो है प्यारे दोस्तों, वो आपका ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के साथ यहाँ पे मैच हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए, तो अगला सवाल है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 की मैचिंग प्यारे दोस्तों यहाँ पे हमें करनी है। और यहाँ पे हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन अप्रेजल की टेक्निक्स हैं, और ये टेक्निक्स किसने दी हैं वो आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे बैलेंस स्कोर कार्ड देखने को मिल रहा है। बैलेंस स्कोर कार्ड आपको कैप्लन एंड नॉर्टन, रॉबर्ट कैप्लन एंड डेविड नॉर्टन, इन्होंने दिया था। तो आप इसे तो सीधा सीधा यहाँ पे मैच कर ही सकते हैं। आपका जो ए वाला पार्ट है वो आपका ये फोर्थ वाले से मैच हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास है इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, जो कि स्टर्न स्टीवर्ट एंड कंपनी ने हमें दिया था, तो बी को आप 3 से मैच कर सकते हैं। और इसके बाद है आपका VRIO फ्रेमवर्क। तो ये बेसिकली जो आपका फ्रेमवर्क है, ये आपको जे बार्ने ने दिया था। और यहाँ पे आप इसकी जो मैचिंग कर सकते हैं वो ऑप्शन नंबर पॉइंट नंबर 1 से कर सकते हैं। तो VRIO फ्रेमवर्क आपको कहता है कि आपकी कंपनी के पास अगर रिसोर्सेज होंगे जो कि वैल्यूएबल हैं, रेयर हैं, इनइमिटेबल है, कोई कॉपी नहीं कर सकता, ऑर्गेनाइज्ड हैं, तो फिर आपको एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज यहाँ पे मिल जाएगा। इसके बाद है बिजनेस इंटेलिजेंस, जिसकी यहाँ पे जो डेफिनेशन दी थी वो हावर्ड ड्रेसनर ने हमें दी थी। तो बिजनेस इंटेलिजेंस के अंदर वो सारी चीजें आ जाती हैं जिससे आप आपके जो बिजनेस है उसको बेहतर बना सकते हैं। आपकी जो भी फैक्ट्स वगैरह को इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे बिजनेस के लिए बेहतर डिसीजन लेने के लिए, तो ये सब चीजें बिजनेस इंटेलिजेंस में आ जाती हैं। तो आई थिंक अगर आपको सारे नहीं भी पता थे, बैलेंस स्कोर कार्ड वाला अगर आपको पता था, या फिर इकोनॉमिक वैल्यू एडेड वाला अगर आपको पता था, तो इन्हीं से आपके आंसर तक आप पहुंच सकते थे। करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2 का बन जाएगा। चलो, अगला सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनल फोर्स फॉर ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। तो भैया हमारी ऑर्गेनाइजेशन में बदलाव आना है, चेंज आना है, और चेंज हमारा इंटरनल भी हो सकता है। इट मे बी बेस्ड ऑन द इंटरनल फैक्टर, इंटरनल कॉजेस, और इट मे बी ड्यू टू सम एक्सटर्नल कॉजेस कि हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में बदलाव चेंज करना पड़ रहा है। मैनेजीरियल बिहेवियर, तो मैनेजीरियल बिहेवियर इंटरनल होगा कि एक्सटर्नल होगा? मैनेजर्स तो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल होते हैं, तो इंटरनल होना चाहिए। चेंज इन लीडरशिप, तो लीडरशिप अगेन इट इज एन इंटरनल फैक्टर, तो इंटरनल होना चाहिए। वर्कफोर्स डाइवर्सिटी, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की जो आपकी वर्कफोर्स है इट इज डेफिनेटली और इंटरनल। इसके बाद है चेंज इन एम्प्लॉय एंड कस्टमर एक्सपेक्टेशंस, आपके एम्प्लॉय और आपके कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस चेंज हो रही है। तो एम्प्लॉय को तो आप एक बार ही कह भी सकते हैं कि इंटरनल हो सकता है, बट कस्टमर्स तो आपके बाहर वाले ही होने वाले। तो दिस is to be an external change, external factor, external force which would lead to organizational change। तो अगर आपके जो कस्टमर्स हैं उनकी एक्सपेक्टेशंस में चेंज हो रहा है, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में भी चेंज आना चाहिए। तो करेक्ट आंसर वुड बिकम ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन 4 यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिए, तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग फोकस ऑफ ओडी इंटरवेंशंस आर रिलेवेंट इफ द नेचर ऑफ इंटरवेंशन इज अनस्ट्रक्चर्ड। तो ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट के लिए आपको कुछ इंटरवेंशंस लेकर आनी पड़ सकती हैं। तो कौन सी इंटरवेंशन आपके लिए रेलेवेंट रहेगी अगर आपका ये जो नेचर ऑफ इंटरवेंशन है वो आपका अनस्ट्रक्चर्ड हो जाता है? तो आपका जो इंटरवेंशन है वो स्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है, अनस्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है। और ये जो इंटरवेंशन है इसको लेकर हमारे पास एक मैट्रिक्स है जो कि हमें दिया है पारीक जी ने। इनका नाम अगर आप सर्च करेंगे तो आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा। एक मैट्रिक्स उन्होंने प्रोवाइड किया है, और इस मैट्रिक्स को लेकर अक्सर एग्जामिनेशन में सवाल आ जाता है। ये मैट्रिक्स कुछ इस तरीके से है, तो इसे मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाइड तरीके से यहाँ पे बनाने की कोशिश करी है। तो हमारे पास जो इंटरवेंशन है दैट कैन बी स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड एज वेल। तो स्ट्रक्चर्ड का मतलब है कि आप जो इंटरवेंशन लेकर आ रहे हैं उसके लिए आपने प्रॉपर प्रोसीजर्स बनाए, प्रॉपर तैयार किया कि कैसे आपका स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस लेने वाला है उस इंटरवेंशन को लेकर आने के लिए। अनस्ट्रक्चर्ड का मतलब है कि आपने कोई स्टेप बाय स्टेप डॉक्यूमेंटेशन या स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर तैयार नहीं किए, आपने टीम पे ही छोड़ दिया, या फिर टीम के अंदर जो लोग हैं उन्हीं को यहाँ पे एम्पावर कर दिया कि आप देखो ये ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट करनी है, ये इंटरवेंशन लेकर आनी है, तो आप खुद इस इंटरवेंशन को लेकर आओ, इंप्लीमेंट करो। तो आप देख सकते हैं कि स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड के अंदर कौन सी इंटरवेंशंस आपको देखने को मिल रही हैं। तो अभी सवाल आपसे अनस्ट्रक्चर्ड के बारे में पूछ रहा है।
तो अनस्ट्रक्चर्ड की अगर हम यहाँ पे बात करें तो अनस्ट्रक्चर्ड में हमारे पास टीम डेवलपमेंट आ रहा है, इंटरनल फैसिलिटेटर आ रहा है। अगर आपने टीम पे खुद छोड़ दिया कि वो इंटरवेंशन को खुद लागू करें, तो आपकी टीम की डेवलपमेंट होनी बहुत जरूरी है ताकि वो चीजों को समझ सके और खुद से इंप्लीमेंट कर सके। आप इंप्लीमेंटेशन के लिए एक इंटरनल फैसिलिटेटर भी अपॉइंट कर सकते हैं, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप प्लान नहीं है, फैसिलिटेटर खुद जाकर वहां पे इस इंटरवेंशन को इंप्लीमेंट करने में मदद करेगा। इसके बाद है काउंसलिंग और कंफ्लिक्ट रेजोल्यूशन। तो आप कोई काउंसलर अपॉइंट कर सकते हैं, झगड़े भी हो सकते हैं और झगड़ों को रिजॉल्व करने के लिए आप कंफ्लिक्ट रेजोल्यूशन की तरफ भी जा सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, अगर हम ऑप्शंस को देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पे इंटरनल फैसिलिटेटर वाला जो पॉइंट है, काउंसलिंग वाला जो पॉइंट है और टीम डेवलपमेंट वाला जो पॉइंट है, वो अनस्ट्रक्चर्ड इंटरवेंशन के अंदर आ जाता है और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2 बन जाएगा। ये टेबल प्यारे दोस्तों एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से आप जरूर एक बार याद करना, अच्छे से देख कर जाना आपके एग्जामिनेशन से पहले, क्योंकि काफी चांसेस है कि दोबारा भी इस पे कोई सवाल देखने को आपको मिल सकता है। चलिए, तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे सवाल है, which of the following prevent the majority of the managers from effective implementation and sustainability? ऑप्शंस दिए आपको, हॉलो टॉक, debilitating fear, complex measurement system, mindless reliance, constructive internal competition। तो यहाँ पे कह रहे कि प्रिवेंट करेगा मैनेजर्स को कि वो अपना काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो कौन सी चीज रोकेगी मैनेजर्स को अपना काम अच्छे से ना करने में? तो सबसे पहले हॉलो टॉक है। तो हॉलो टॉक मतलब खोखली बातें। अगर खोखली बातें मैनेजर्स करते रहेंगे तो काम कैसे करेंगे? इसके बाद है डिबिलिटेटिंग फियर। तो आपको ये डर की कुछ बात चल रही है यहाँ पर, आपको ऐसा कमजोर करने वाला कुछ डर है, अगर ये रहेगा तो इससे भी दिक्कत हो सकती है। इसके बाद में हमें देखने को मिल रहा है जी कॉम्प्लेक्स मेजरमेंट सिस्टम भी देखने को मिल रहा है। अगर आपके मेजरमेंट सिस्टम कॉम्प्लेक्स हैं तो दैट कैन बी एन इशू। फिलहाल आगे भी बढ़ते हैं। इसके बाद है माइंडलेस रिलायंस। तो माइंडलेस रिलायंस की अगर हम बात करते हैं तो अगर आप बिना दिमाग लगाए, माइंडलेस, अगर आप बिना दिमाग लगाए किसी भी चीज पर रिलाय कर लेंगे तो दैट कैन बी अ प्रॉब्लम। इसके बाद है कंस्ट्रक्टिव इंटरनल कंपटीशन। तो अगर कंस्ट्रक्टिव है, देखो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव ऑपोजिट होते हैं, तो कंस्ट्रक्टिव मतलब अच्छा वाला इंटरनल कंपटीशन है, तो ये तो अच्छी बात है। अब मेरे हिसाब से ए वाला, बी वाला, सी वाला, डी वाला, इन पॉइंट्स में हमें गड़बड़ लग रही है। जो इन्होंने ऑफिशियल आंसर दिया डेट इज ऑप्शन नंबर 2, इसमें सी को इन्होंने नहीं कंसीडर किया है, ए, बी और डी को ही कंसीडर किया है। थोड़ा सा सब्जेक्टिविटी है इस सवाल के अंदर। जो ऑफिशियल आंसर है डेट इज ऑप्शन नंबर 2। थोड़ा सा सवाल एम्बिगुअस है, थोड़ी सी सवाल में सब्जेक्टिविटी है। अब जो आंसर दिया है उसे वी हैव टू एक्सेप्ट। चलिए, तो यहाँ पे प्यारे दोस्तों सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट मोटिवेशनल फैक्टर्स अकॉर्डिंग टू हर्सबर्ग? तो प्यारे दोस्तों, हमारे यहाँ पे जो हर्सबर्ग है उनकी मोटिवेशन थ्योरी की बात चल रही है और इन्होंने दो फैक्टर्स का जिक्र किया था, एक आपके हाइजीन फैक्टर्स थे और एक आपके मोटिवेशनल फैक्टर थे। तो हाइजीन फैक्टर आपके बेसिक फैक्टर्स है जो कि किसी काम में होने चाहिए। अगर ये नहीं है तो एम्प्लॉय डिससेटिस्फाइड हो जाएगा, अगर ये है तो मोटिवेशन पे इसका इफेक्ट नहीं है। अगर हम मोटिवेशनल फैक्टर्स की बात करते हैं तो दे आर द रियल फैक्टर्स विच आर गोइंग टू मोटिवेट एन एम्प्लॉय। इनका होना जरूरी है एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए। तो अगर यहाँ पे हम बात करें कि कौन से मोटिवेशनल फैक्टर नहीं है जो सवाल पूछ रहा है, तो ये पॉइंट्स दे रखे हैं, इन्हें रीड आउट कर लेते हैं। इंटरपर्सनल रिलेशंस, जो आपके आपस में रिलेशंस हैं, पीयर्स के साथ रिलेशन है, वर्कर के आपस में रिलेशन है, इट इज अ हाइजीनिक फैक्टर। वर्क इटसेल्फ, इट इज अ मोटिवेशनल फैक्टर। एडवांसमेंट, आपकी जो एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं, आप कैरियर में एडवांस कर रहे हो, दैट इज मोटिवेशनल फैक्टर। अचीवमेंट इज अगेन अ मोटिवेशनल फैक्टर। आपका जो सैलरी है, इट इज अ हाइजीन फैक्टर। तो ए और ई जो है दे आर नॉट मोटिवेशनल और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 बन जाएगा। चलिए, अगला सवाल है जी, गैंट चार्ट इज एप्लीकेबल टू टाइम स्टडी, प्रोडक्शन शेड्यूलिंग, सेल्स फॉरकास्टिंग और मोशन स्टडी? तो गैंट चार्ट प्यारे दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है और आई थिंक काफी बार एग्जामिनेशन में पूछा भी गया है। ये आपका जो टूल है इट इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन शेड्यूलिंग, कि कैसे आपका शेड्यूल रहने वाला है, पहले क्या काम होगा, उसके बाद क्या काम होगा। तो क्या शेड्यूल आपका रहने वाला है प्रोडक्शन को लेकर, उसके लिए इसे मेनली इस्तेमाल किया जाता है। करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2 का ही बनेगा। चलिए, तो यहाँ पे सवाल है, फॉलोइंग आर द स्टेटमेंट्स ऑन मिंट्सबर्ग ऑर्गेनाइजेशनल टाइप्स, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो अकॉर्डिंग टू मिंट्सबर्ग हमारी ऑर्गेनाइजेशंस अलग अलग टाइप्स की हो सकती हैं, एंटरप्रेन्योरियल, प्रोफेशनल, इनोवेटिव, मिशनरी, ये सब ऑर्गेनाइजेशंस हमारे पास हो सकती हैं।
तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका जो फोकस रहेगा, उसका जो प्राइम कोऑर्डिनेटिंग मैकेनिज्म रहेगा वो अलग अलग रहेगा। तो जैसे अगर मैं बात करूं हमारे पास प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन की, तो प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो प्रोफेशनल्स के स्किल्स पे रिलाई करने वाले हैं। तो आपके जो स्किल्स हैं दैट इज गोइंग टू बी द की फोकस ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशन। और अगर मैं यहाँ पे बात करूं हमारे पास हमारी मिशनरी ऑर्गेनाइजेशंस की, मिशनरी ऑर्गेनाइजेशंस वो हैं जो कि कुछ मिशन को अकम्प्लिश करना चाहती हैं। तो मिशन को अकम्प्लिश करने के लिए उनके कुछ नॉर्म्स, कुछ तौर तरीके होंगे। तो ये आपकी डेफिनेटली नॉर्म्स स्टैंडर्डाइजेशन पे ही बेस्ड होंगी। तो डी वाला तो सही है। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं यहाँ पे हमारी इनोवेटिव ऑर्गेनाइजेशंस की, तो इनोवेटिव ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर कंटिन्यूसली इनोवेशन चलने वाला है, कंटिन्यूसली कुछ नया करने वाले हैं। और इनोवेटिव ऑर्गेनाइजेशंस को लेकर दो पॉइंट हैं। एक कह रहे कि दे फोकस ऑन म्यूचुअल एडजस्टमेंट, एक कह रहे दे डू नॉट फोकस ऑन म्यूचुअल एडजस्टमेंट। तो इनोवेशन करने के लिए आपको म्यूचुअल एडजस्टमेंट तो करना पड़ेगा, म्यूचुअल एडजस्टमेंट पे फोकस नहीं करने से तो बात नहीं बनेगी। तो ई को काट दो, सी को इंक्लूड करना है। और इसके अलावा हमने प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन तो देख ही लिया कि प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो स्किल्स के ऊपर रिलाई करेंगी, ये स्किल्स के ऊपर फोकस करेंगी। बट ये वाला जो हमें सवाल कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि प्रोफेशनल आउटपुट पे करेंगी और एंटरप्रेन्योरियल स्किल पे करेंगी। तो ये चीज यहाँ पे गलत हो जाती है। आपकी जो प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो स्किल्स पे फोकस करेंगी, तो ये वाला पॉइंट गलत हो जाता है। और एंटरप्रेन्योरियल ऑर्गेनाइजेशन जो आपकी हैं उसके अंदर जो आपके मेन एंटरप्रेन्योर हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हैं, वो अपनी सुपरविजन में सारा कुछ काम करवाना चाहेंगे। तो डायरेक्ट सुपरविजन जो है उस पे ज्यादा फोकस रहता है आपका यहाँ पर, ना कि स्किल्स स्टैंडर्डाइजेशन के ऊपर। तो ए वाला पॉइंट भी यहाँ पे गलत हो जाता है। तो करेक्ट आंसर में यहाँ पे आपका सी आ जाएगा और आपका डी हो जाएगा। इसके अलावा आपके ए, बी और ई तो यहाँ पे नहीं आएंगे। करेक्ट आंसर वुड बिकम ऑप्शन नंबर 3। चलिए तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे हमारे पास सवाल है मैच द फॉलोइंग का लिस्ट 1 और लिस्ट 2 हमें यहाँ पे दे रखी है। लिस्ट 1 में आपके पास मैनेजमेंट की अप्रोचेस हैं और लिस्ट 2 में दे रखी है हमें उनकी डिस्क्रिप्शंस। तो अगर हम मैनेजमेंट की अप्रोचेस की बात करते हैं, सबसे पहले हमें दे रखी है सिस्टम्स अप्रोच। तो सिस्टम अप्रोच आपको ये कहती है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन एक सिस्टम की तरह है जिसमें बहुत सारे सब सिस्टम्स हैं और सारे एक दूसरे को यहाँ पे इफेक्ट करते हैं। पूरा सिस्टम अगर सही से चलेगा, सभी कंपोनेंट सही से चलेंगे, तभी आपकी ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से काम कर पाएगी। और अगर आप डिस्क्रिप्शंस को देखते हैं तो आपकी जो फर्स्ट वाली डिस्क्रिप्शन है वो ये चीज आपको कह रही है कि एक्शंस टेकन इन वन ऑर्गेनाइजेशनल एरिया विल अफेक्ट अदर्स एंड वाइस वर्सा। तो पूरा सिस्टम आपस में इंटरकनेक्टेड है, ऐसी बात कर रही है। तो ये बिल्कुल सही है। कॉन्टिजेंसी अप्रोच, तो कॉन्टिजेंसी अप्रोच क्या कहती है मैनेजमेंट की? कोई एक बेस्ट मैनेजमेंट स्टाइल नहीं है, इट विल वेरी अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सिचुएशन। और डिफरेंट सिचुएशन वाली बात हमें पॉइंट नंबर 4 में देखने को मिल रही है। तो बी को आप 4 से मैच कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी क्वांटिटेटिव अप्रोच है, तो ये क्वांटिटेटिव मॉडल्स वगैरह पे बेस्ड रहने वाली है। तो इसे आप 2 से मैच कर सकते हैं, जिसमें आपकी स्टैटिस्टिक्स, ऑर्गेनाइजेशन मॉडल्स, कंप्यूटर सिमुलेशन आ रहा है। और वेबर्स आइडियल ब्यूरोक्रेसी, तो ब्यूरोक्रेसी के अंदर आपकी अथॉरिटी, डिवीजन ऑफ लेबर, फॉर्मल सिलेक्शन, ये सारी चीजें आ जाएंगी और इसे आप 3 से मैच कर सकते हैं। और वैसे प्यारे दोस्तों अगर आपने ए को 1 से मैच कर लिया था तो उसी से आपका जो आंसर है वो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 का बन गया था। ए को 1 से नहीं किया, अगर आपने बी को 4 से कर लिया वो भी बहुत इजी था, उससे भी आपका आंसर ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे बन जाता। इस सवाल में आपको कोई खास दिक्कत नहीं आने वाली थी। चलिए तो यहाँ पे सवाल है एन ऑर्गेनाइजेशनल विजन शुड इंक्लूड। तो एक ऑर्गेनाइजेशन की विजन में क्या चीजें आपकी आनी चाहिए? ऑर्गेनाइजेशनल चार्टर ऑफ कोर वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स। तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की क्या कोर वैल्यूज और प्रिंसिपल्स हैं वो आपकी विजन में आनी चाहिए क्या? बिल्कुल लग रहा है आनी चाहिए। अ स्ट्रेटेजी और अ प्लान एंड अ व्यू फ्रॉम द टॉप। तो विजन जो है उसके अंदर स्ट्रेटेजी आनी चाहिए। तो स्ट्रेटेजी अलग होती है, विजन वैसे अलग होती है, तो इसे स्किप करते हैं। सोर्स ऑफ प्रायोरिटीज, प्लान्स एंड गोल्स। तो अभी कह रहे हैं कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन विजन है वो एक सोर्स बन जाती है, यानी कि विजन से ही आपकी प्रायोरिटीज, आपके बाकी के प्लान्स और आपके गोल्स निकलते हैं। तो ये बात भी कहीं ना कहीं सही है। अब पुशर इनटू द फ्यूचर। तो ऑर्गेनाइजेशन विजन के अंदर एक पुशर होना चाहिए फ्यूचर को लेकर। तो ऐसी बात यहाँ पे हो भी सकती है और ये थोड़ी सी स्टेटमेंट जो है जबरदस्ती बनाई हुई वाली भी हो सकती है, तो अगली भी पढ़ लेते हैं। A determination and publication of what makes an organization unique। तो ऑर्गेनाइजेशन को यूनिक बनाती है आपकी विजन। हर एक ऑर्गेनाइजेशन की विजन जो है वो यूनिक होती है, अलग अलग होती है। तो योर विजन मेक्स योर ऑर्गेनाइजेशन यूनिक। तो ऐसा वाला पॉइंट भी सही हो सकता है। तो प्यारे दोस्तों हमें 3 चूज करने हैं, 2 को एलिमिनेट करना ही पड़ेगा।
तो मेरे ख्याल से बी और डी को एलिमिनेट करना ही बेस्ट रहेगा। ए, सी और ई यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे। आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 3। चलिए तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे हमारे पास सवाल है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर ऑफ appropriateness of the organizational goals and how well these goals are being met, कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अप्रोप्रिएट हैं और कैसे हम कितने सही तरीके से उन गोल्स को हम मीटअप कर पा रहे हैं, पूरा कर पा रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशनल ट्रांसपेरेंसी, सिटीजनशिप, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी। देखो ट्रांसपेरेंसी का मतलब तो ये कि हमने कुछ छुपाया नहीं हुआ, ट्रांसपेरेंट रखा हुआ है। तो ये तो इससे नहीं जुड़ा हुआ, स्टेटमेंट से नहीं जुड़ा हुआ, गोल्स को मीट करने से नहीं जुड़ा हुआ। ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप का मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉइज हैं वो अपने आप को ऑर्गेनाइजेशन का सिटीजन मानने लगते हैं, एक ऐसा बॉन्ड उनके अंदर बन जाता है। इसके बाद है ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। तो इफेक्टिवनेस का मतलब यही होता है कि आप अपने गोल्स को मीट कर पा रहे हो, जो भी गोल्स आपने तय किए हैं आप उन्हें मीट कर पा रहे हो। इफिशिएंसी का मतलब होता है कि आप अपने रिसोर्सेज को एफिशिएंट तरीके से मीट कर रहे हो। यू आर मीटिंग योर गोल्स बट यू आर कंसीडरिंग कि आपके जो रिसोर्सेज हैं उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो, बेस्ट यूटिलाइजेशन हो, कम से कम रिसोर्सेज में गोल अचीव हो जाए। तो ऐसा फोकस होता है एफिशिएंसी का। तो अभी आई थिंक 1 और 2 को तो आपने एलिमिनेट कर लिया होगा, 3 और 4 में शायद कंफ्यूजन होगा। अगर एफिशिएंसी आंसर बनता तो यहाँ पे आपका कुछ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का जिक्र जरूर किया होता, बट ऐसा कोई जिक्र नहीं किया और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन 3 बनेगा। वी आर बीइंग इफेक्टिव बाय अकम्प्लिशिंग आवर गोल्स। तो ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव कर रहे हो तो इट मींस ऑर्गेनाइजेशन इज इफेक्टिव। एफिशिएंसी का यहाँ पे कोई जिक्र नहीं है और इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 ही यहाँ पे आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर बन जाएगा। चलिए तो प्यारे दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो इस सवाल में आपको लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दे रखी है। लिस्ट 1 के अंदर आपके पास ऑर्गेनाइजेशन चेंज का जो कंसल्टेंट है उसके फंक्शन है और लिस्ट 2 में उसका कुछ रोल दे रखा है। तो फंक्शंस में हमारे पास ट्रांसेंडिंग है, प्रोसेस फैसिलिटेटिंग है, शॉक अब्सॉर्बिंग है और रिसोर्स शेयरिंग है। तो अभी जी प्यारे दोस्तों देखते हैं कैसे कैसे मैचिंग हमें यहाँ पे इनकी सही से करनी है। तो ट्रांसेंडिंग का मतलब क्या होता है? ट्रांसेंडिंग का मतलब होता है जो ऊपर उठ गया है, सब चीजों से ऊपर उठ गया है, आप बड़ा वाला अप्रोच कंसीडर कर रहे हैं, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव कंसीडर कर रहे हैं, तो उसे हम ट्रांसेंडिंग बोल देते हैं। तो यहाँ पे अगर आप इन सभी पॉइंट्स को देखेंगे तो उसके अंदर ओवरऑल की जो बात हो रही है वो पॉइंट नंबर 3 में हो रही है। टेक्स एन इंडिपेंडेंट ओवरऑल व्यू, बड़ा व्यू कंसीडर कर रहा है, छोटी मोटी चीजों से ऊपर उठ चुके हैं, ओवरऑल व्यू को कंसीडर करते हैं आपके चेंज कंसल्टेंट। तो ए को 3 से मैच कर सकते हैं और देखिए मजे की बात, ए को 3 से 3 स्टेटमेंट्स में मैच, 3 ऑप्शंस में मैच किया हुआ है। इसके बेसिस पे आंसर तो नहीं बन सकता अपना कोई। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है प्रोसेस फैसिलिटेटिंग, कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो चेंज कंसल्टेंट है वो जो चेंज का प्रोसेस है उसे फैसिलिटेट करेगा, उसे बढ़ावा देगा। अब इसके अंदर आप किसे मैच करेंगे, इसको थोड़ा सा मैचिंग में दिक्कत आ रही है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। शॉक अब्सॉर्बिंग, अब जब भी ऑर्गेनाइजेशन में चेंज आता है तो लोगों को कुछ शॉक सा लगता है। शॉक ये लगता है कि कुछ नया करना पड़ेगा, नए तरीके से सीखना पड़ेगा, नई चीजों को फॉलो करना पड़ेगा। तो आपका ये जो शॉक है ना, इसको अब्सॉर्ब कराने में मदद करता है आपका चेंज कंसल्टेंट, लोगों की मदद करता है कि वो रियलिटी को कन्फ्रंट कर सकें, क्योंकि अब नई रियलिटी है, चेंज रियलिटी है, आपको उसे कन्फ्रंट करना है, उसे फेस करना है। तो सी को तो आप 2 से मैच कर सकते हैं, ए को 3 और सी को 2 से अगर हम मैच करते हैं तो ऑप्शन 3 की तरफ हमारा जो आंसर है वो यहाँ पे जाता है। इसके बाद में रिसोर्स शेयरिंग है, कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन चेंज कंसल्टेंट के पास काफी सारे रिसोर्सेज हैं, काफी सारी नॉलेज है जिसे वो शेयर करता है, यूजेस लेटेस्ट नॉलेज एंड अ वाइड वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंसेस, तो इसे आप रिसोर्स शेयरिंग से मैच कर सकते हैं। और प्रोसेस फैसिलिटेटिंग फिर आपका ऑटोमेटिकली फोर्थ वाले पॉइंट से मैच हो जाएगा। करेक्ट आंसर वुड बिकम ऑप्शन नंबर 3। तो देखो ऐसी चीजें आप रट्टा लगा के नहीं जा सकते, याद करके नहीं जा सकते। थोड़ा बहुत आइडिया आपको होगा कि हाँ चेंज क्या होता है, चेंज कंसल्टेंट क्या होता है, बट एग्जैक्टली जो वर्ड्स वहां पे मेंशन किए जा रहे हैं आपको उन्हीं को खुद इंटरप्रेट करना है एग्जामिनेशन हॉल में और अपना आंसर यहाँ पे टिक करना है। इंग्लिश अगर आपकी अच्छी है, अगर आप वर्ड्स को समझ पाते हैं तो आपकी दिक्कतें काफी कम यहाँ पे हो सकती हैं। चलिए प्यारे दोस्तों यहाँ पे मैच द फॉलोइंग का सवाल आ चुका है। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 हमें यहाँ पे दे दी है। लिस्ट 1 में है डिसीजन आउटकम और लिस्ट 2 में है डिसीजन मॉडल। तो कौन से डिसीजन लेने के लिए कौन से मॉडल का इस्तेमाल किया जाएगा, ऐसा ये सवाल आपसे पूछ रहा है। सबसे पहले ग्रुपिंग ऑफ प्रोडक्ट, फिर है एलोकेशन ऑफ जॉब टास्क, फिर है इवेल्युएटिंग फैसिलिटी लोकेशन और फिर है आपका डिमांड फॉरकास्टिंग।
और यहाँ पे आपके डेल्फी मॉडल, ट्रांसपोर्टेशन मॉडल, एग्रीगेट प्लानिंग और असाइनमेंट मॉडल की बात यहाँ पे हो रही है। तो अगर हम बात करते हैं हमारे पास ये डेल्फी मेथड के अंदर तो आपके जो एक्सपर्ट्स वगैरह हैं वो बैठकर फॉरकास्टिंग करते हैं और इसे आप डिमांड फॉरकास्टिंग से मैच कर सकते हैं। डेल्फी मॉडल आपका डिमांड फॉरकास्टिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ट्रांसपोर्टेशन मॉडल की बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन मॉडल के अंदर हमारा फोकस ये रहता है कि किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन को प्लान किया जाए, आपकी फैसिलिटी की लोकेशन जो है वो कहाँ रखी जाए ताकि आप अपनी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को मैनेज कर सकें। तो आप सी जो है उसे 2 से मैच कर सकते हैं। इसके बाद है एलोकेशन ऑफ जॉब टास्क, तो आपने जॉब टास्क को कैसे एलोकेट करें, कैसे असाइन करें, तो ये आपका असाइनमेंट मॉडल से मैच हो सकता है, बी को 4 से मैच कर सकते हैं और फिर आपका ए बचा जिसे आप 3 से मैच कर सकते हैं। और अगर आप ऑप्शंस की तरफ नजर डालेंगे तो यहाँ पे अगर आपने डेल्फी को डिमांड से मैच कर लिया तो आपका आंसर सीधा सीधा ऑप्शन 3 का बन जाता है। इसके अलावा अगर आपने फैसिलिटी लोकेशन को ट्रांसपोर्टेशन से मैच कर लिया तो आप सी को 2 से मैच कर लेंगे, बी को 4 से कर लेंगे और ए आपका लास्ट में मैच हो जाएगा 3 के साथ। तो अगर आपको ये टर्म्स के बारे में आइडिया है तो आप मैचिंग जो है थोड़ा सा लॉजिकली सोचकर यहाँ पे कर सकते थे। करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 3। चलिए तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे सवाल है जी, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग इन द प्रॉपर सीक्वेंस। तो ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग के जो स्टेप्स हैं आपको उनको यहाँ पे प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज करना है, स्टेप्स को प्रॉपर सीक्वेंस में आपको यहाँ पे लगाना है। और यहाँ पे आपको स्टेप्स दे रखे ए बी सी डी पॉइंट्स दे रखे हैं। तो देखो ये ना स्टेप्स नहीं है, प्लान बनाने के स्टेप्स नहीं है। आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक हायरार्की चलती है प्लान्स को लेकर, कैसे विजन मिशन है ना, ऐसे हमारे पास एक हायरार्की चलती है ना, फिर गोल्स ऑब्जेक्टिव्स ये सब चीजें आती हैं। तो ये उसको लेकर सवाल है। और ये जो स्टेटमेंट्स है ना, मैंने इनको सर्च किया तो मुझे एक किताब में लिखा हुआ मिला, एग्जाम्पल कुछ दिया हुआ था, कुछ टेबल उन्होंने बनाया हुआ था। तो इनको आप डिटेल में अगर स्टेटमेंट्स को पढ़ेंगे तो शायद प्रॉपर जस्टिफिकेशन कुछ बन नहीं पाएगा, बट उस बुक के अकॉर्डिंग इन्होंने एज इट इज क्वेश्चन बना दिए। तो मैं भी इस सवाल में डीप में तो नहीं जा रहा हूँ, आप इसे रीड कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि जो बी वाला पॉइंट है उस किताब में विजन में लिख रखा था, ई वाला मिशन में लिखा था, सी वाला गोल में, डी वाला ऑब्जेक्टिव में और ए वाला एक्शन प्लान में। तो आप एक बार अपने एंड पे रीड कर सकते हैं। मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन को फर्स्ट टाइम रीड करके सही से आंसर करना बहुत ही मुश्किल है। और जो किताब पढ़ के भी आया होगा, जिस किताब में ये लिखा हुआ है उस किताब में बहुत सारी चीजें लिखी हुई है, तो एक एक चीज तो याद वैसे भी नहीं रह सकती है। तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी से ज्यादा यहाँ पे जो आपकी एग्जैक्ट वर्ड्स है उनको लेकर प्ले किया गया है। और मुझे नहीं लगता कि किसी को इसको आता होगा एग्जैक्टली, कोई 100% श्योर होगा इसका आंसर देने में एग्जामिनेशन हॉल में। फिलहाल इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 है, आप इसको एक बार रीड आउट जरूर करना। ये वाले जो पॉइंट्स हैं यहाँ पे इस तरीके से इनको अरेंज आप कर सकते हैं, तो आप एक बार इसे जरूर अपने एंड पे रेफर करना। चलिए तो अगला सवाल है, अ फ्लेक्सिबल ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन व्हिच कैन फॉर्म एंड रीफॉर्म वेरिड पैटर्न्स ऑफ कनेक्शन इज नोन एज वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, फिशनेट ऑर्गेनाइजेशन, लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन और स्पेगेटी ऑर्गेनाइजेशन। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे आपके कुछ नए तरीके के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके डिजाइन यहाँ पे आपको ऑप्शंस में देखने को मिल रहे हैं। तो वर्चुअल वाला तो ज्यादा ऑनलाइन तरीके से हो गया, लर्निंग वाला आप कंटिन्यूसली सीखते रहते हैं, और यहाँ पे फिशनेट और स्पेगेटी भी दे रखे हैं। आई थिंक इन्हीं में मेन कंफ्यूजन आपको शायद हो रहा होगा। तो अगर आप फिश नेट को समझते हैं, फिश नेट का मतलब क्या होता है, आप फिश पकड़ने के लिए जो जाल बिछाते हैं, नेट बिछाते हैं, उसकी बात यहाँ पे हो रही है। और आप इस जाल को जिस मर्जी तरीके से बिछा सकते हैं, आप फैलाकर बिछाइए, इकट्ठा करके बिछाइए, तो आप इसकी जो शेप है उसकी अदला बदली कर सकते हैं, आप उसके जो शेप है उसके चेंजेस कर सकते हैं। और यही चीज यहाँ पे आपको स्टेटमेंट में देखने को मिल रही है कि ऐसा ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन जिसको आप फॉर्म कर सकते हैं, फिर दोबारा से रीफॉर्म कर सकते हैं, अलग अलग पैटर्न बना सकते हैं, तो दैट इज गोइंग टू बी अ फिशनेट ऑर्गेनाइजेशन। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी काफी ज्यादा हमें देखने को मिल रही है, उसके अंदर हम उसकी जो शेप है उसको कभी भी आसानी से बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 2, फिश नेट ऑर्गेनाइजेशन। तो प्यारे दोस्तों दो स्टेटमेंट्स यहाँ पे दे रखी हैं। स्टेटमेंट नंबर 1 आपको कह रही है, स्टेटस ऑफ द पर्सन बीइंग परसीव्ड विल ग्रेटली इन्फ्लुएंस द अदर्स परसेप्शन ऑफ द पर्सन। तो मान लीजिए ये पर्सन है और यहाँ पे ये वाला जो पर्सन है इसे परसीव कर रहा है, ए बी को परसीव कर रहा है। तो स्टेटस ऑफ द पर्सन बीइंग परसीव्ड, तो इसका जो स्टेटस है, इसका स्टेटस क्या है, दिस इज गोइंग टू इन्फ्लुएंस कि ए कैसे उसे परसीव करता है।
तो किसी भी पर्सन की जो आपकी परसेप्शन रहती है दैट इज अकॉर्डिंग टू द स्टेटस ऑफ द पर्सन। क्या ये चीज सही है? आप किसी हाई स्टेटस वाले पर्सन को देखते हैं, आपकी परसेप्शन अलग होगी, लो को देखते हैं, आपकी परसेप्शन अलग हो सकती है। तो यस, दिस परसेप्शन इज गोइंग टू बी डिपेंडेंट ऑन द स्टेटस ऑफ द पर्सन जिसको आप परसीव कर रहे हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट तो सही है। विजिबल ट्रेट्स ऑफ द पर्सन, तो बी के कुछ विजिबल ट्रेट्स भी हैं, जो चीजें हमें दिख रही हैं। हमें दिख रहा है बी किस तरीके से लोगों के साथ बर्ताव कर रहा है, किस तरीके से चल रहा है, किस तरीके से बैठता है। तो क्या ये आपकी परसेप्शन को इन्फ्लुएंस करेगी? यस, ये भी आपकी परसेप्शन को इन्फ्लुएंस कर सकती है। अगर आप देख रहे हैं कि कितना हम्बल तरीके से लोगों के साथ डील कर रहा है, आपकी परसेप्शन अलग होगी। आप देख रहे हैं कितना रूडली लोगों से डील कर रहा है, आपकी परसेप्शन बदल सकती है। स्टेटमेंट नंबर 2 कह रही है कि विजिबल ट्रेट्स विल नॉट इन्फ्लुएंस द परसेप्शन ऑफ द पर्सन। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जो विजिबल ट्रेट्स हैं उस पर्सन के दैट विल आल्सो इन्फ्लुएंस द परसेप्शन ऑफ द पर्सन। तो इसीलिए स्टेटमेंट नंबर 2 जो है यहाँ पे गलत हो जाती है, 1 सही हो जाएगी। करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 3। सो थैंक यू प्यारे दोस्तों, ये था जी आज का हमारा डिस्कशन। आई एम होपफुल कि आपके साथ जो सवाल यहाँ पे डिस्कस हो रहे हैं यूजीसी नेट मैनेजमेंट जून 2023 एग्जामिनेशन के, उससे आपको क्लैरिटी मिल रही है कि किस तरीके के सवाल एग्जाम में आते हैं और कैसे आपको उन्हें अप्रोच करना है, ताकि आप बेस्ट आंसर को मार्क कर सके, टिक कर सके। तो यहाँ पे इस सेशन को कंक्लूड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट सेशंस में। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।